स्टडी विद शरण आईएएस की मॉडर्न इंडिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। हम जानते हैं कि पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए हैं वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही निर्णायक रहे। तीनों ने भारतीय राजनीति की, भारतीय समाजशास्त्र की, भारतीय इकोनॉमिक्स की दिशा एकदम से उलट कर रख दी। पहला जब हुआ तो क्या हुआ कि सल्तनत ख़त्म हुई और मुग़ल काल शुरू हुआ, एक नया कल्चर शुरू हुआ। दूसरा जब हुआ तो मुग़ल काल जाते जाते बच गया, यानी भारत में जो पुरानी स्थापना थी वो होते होते बची और अकबर जैसा महान सम्राट बन पाया। तीसरा जो हुआ, तीसरा युद्ध ऐसा हुआ कि जिसने भारतीय राजनीति को मध्यकालीन से निकालकर आधुनिक काल की तरफ परिवर्तित करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अगर अप्रत्यक्ष रूप से ही दिखता है लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जिससे ब्रिटिश भारत को गुलाम बना सके, और गुलाम बनाने के बाद एक संघर्ष के बाद, एक स्वतंत्रता संग्राम के बाद, एक स्वतंत्रता संघर्ष के बाद, तमाम आंदोलनों के बाद भारत एक नए युग में प्रवेश कर पाया। तो इस तरह से पानीपत के तृतीय युद्ध का बहुत अपने आप में बहुत महत्व है और पानीपत के तीनों युद्धों का बहुत महत्व। आज हम पानीपत के तृतीय युद्ध का, चूँकि मॉडर्न इंडिया में पानीपत का तृतीय युद्ध ही है, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, इसकी होने की कौन सी स्थितियां थी जिन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध को, परिस्थितियों के बारे में देखेंगे। पहला है परिस्थितियां, और दूसरा जो देखेंगे युद्ध में क्या हुआ, तीसरा हार के कारण, मराठे क्यों हारे, हार का कारण, और चौथा देखेंगे भारतीय राजनीति पर प्रभाव, भारतीय राजनीति पर प्रभाव। ये तीन चीज़ें, ये चार बिंदुओं पर हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं परिस्थितियाँ। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसकी परिस्थितियाँ एक दिन में नहीं बनी हैं। वो पिछले जो तत्कालीन दशक था 1761 के पहले 1750 कह सकते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण 1739 में जानते हैं किया था, उसने दिल्ली को लूटा था। 1739 के बाद ही बननी शुरू हो गई थी और उसके बार बार आक्रमणों से पश्चिमोत्तर की जो इनकी सुरक्षा पंक्ति थी, नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 में, कब हुआ था, 1739 में पूछा जाता है। नादिर शाह, उसने दिल्ली लूटा था, तख्ते ताउस ले गया था, बहुत कत्लेआम किया था, बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियो हमने बताया है। तो इससे जो है पश्चिमोत्तर की जो सुरक्षा लाइन थी वो बार बार ध्वस्त होती रही, और इसके बाद मुग़ल शासकों ने, जो उत्तरकालीन दुर्बल मुग़ल शासक थे, इन्होंने उधर ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब उत्तरकालीन, चूँकि अब्दाली आता था, नादिर शाह आता था, लूट के चला जाता था, और उसका उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। इसने भी कई आक्रमण किए और पश्चिमोत्तर को बहुत कई बार उसने लूटा। उसे पता था कि दिल्ली को लूटना, चूँकि ये लूट के जा चुका था, उसका इसके अगला जिसका उत्तर नादिर शाह लूट के जा चुका था, तो उसे पता था कि जो है दिल्ली को लूटना कितना आसान है, और वो अपने मध्य एशिया की परिस्थितियों से निकल करके मौके की तलाश में था कब जो है यहाँ पर आए, दिल्ली को लूटे। यहाँ पर उत्तर भारत में क्या चल रहा था, उत्तर भारत में अभी हमने बताया था कि मुग़ल साम्राज्य के पतन में मुग़ल का जो एक तरह से शासन व्यवस्था थी वो चरमराई हुई थी। वहाँ का दरबार गुटबंदियों से भरा था, ईरानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल, सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ कान भरते थे सम्राट का, और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते थे और एक दूसरे का कत्ल करने से नहीं चूकते थे। ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। बाहर का कोई आता था तो क्या करते थे, उसको एक गुट उससे लड़ने के लिए जाता था और दूसरा गुट उसको प्रोत्साहित करता था कि चलो आक्रमण करो, लूट में बहुत सामान मिलेगा। और कोई मीर बख्शी के पद के लिए लालायित रहता था, कोई वजीर बनने के लिए लालायित रहता था। ये स्थितियां बनी थी समाज में, इसमें मुग़लकालीन जो दरबार था उस समय। मराठे इस समय बहुत ही शक्तिशाली थे। मराठे धीरे धीरे, चूँकि इस समय जो 1752 के 1748 में सफदरजंग, जो अवध का नवाब था उस समय, अवध का नवाब शहादत खान ने स्थापित किया था अवध का राज्य को, तो अवध का नवाब अगला उसका उत्तराधिकारी था सफदरजंग जो है 1748 में वजीर बन गया। पहला ऐसा व्यक्ति था जो नवाब वजीर कहलाता है, सफदरजंग, यहाँ लिख देते हैं
सफदरजंग, ये पूछा जाता कई बार। ये 1748 में मुगल साम्राज्य का वजीर बना। ठीक, ये वजीर बन गया था इस समय। मराठे जब आए 1752 में, सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली भेजा गया और उसने इससे संधि की और पंजाब सिंध सफदरजंग ने संधि की। हालांकि इसको सम्राट की स्वीकृति नहीं मिली थी, लेकिन सम्राट की स्थिति जानते हैं कठपुतली थी, तो पंजाब, गुजरात और सिंध, इनके चौथ वसूलने के लिए इसने परमिशन दे दी सफदरजंग ने, चूँकि वजीर नवाब, अवध के नवाब के साथ ही उसमें वजीर भी था मुगल साम्राज्य का, और सदाशिवराव भाऊ वहाँ का सैनिक प्रमुख था। तो उसने जब दे दी और उसके बदले में जो मराठे थे, मराठों को मुगल साम्राज्य का मुगलों की रक्षा करनी थी। मुगलों की रक्षा कैसे? बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। इस तरह से जब ये आया 1757 में, सदाशिवराव भाऊ ने पूरे उत्तर भारत में मुगलों को अपने संरक्षण में लिया। इसके बाद मुगल साम्राज्य को संरक्षण में लेने के बाद ये पंजाब की तरफ बढ़ा। वहाँ पर उस समय अब्दाली का बेटा तैमूर सूबेदार था पंजाब का, उसने उसको निकालकर बाहर कर दिया 1757 में। सदाशिवराव भाऊ ने, जो मराठा था, उसने, चूँकि ये समझौता हो चुका था आंतरिक और बाह्य रूप से रक्षा करने की, तो वो पूरे मुगल साम्राज्य को अपने अंदर ही समझता था और वो आया सीधा, अपनी स्थिति सुदृढ़ की दिल्ली में और उसके बाद आगे बढ़ा पंजाब में। तैमूर को निकाल कर बाहर किया, जो उसका पुत्र था अब्दाली का, और पुनः वहाँ पर एक पहले अदीना बेग को बनाया, फिर उसके बाद एक मराठे को वहाँ का सूबेदार बनाया और वापस आ गया। इधर दिल्ली में भी इसने जो है नजीब उद्दौला को नजीबाबाद जाने के लिए बाध्य कर दिया। रुहेला सरदारों को उसने नाखुश किया। मराठों को लूटा इसने। मराठों को लूटने का मतलब है कि मराठों को नहीं, जाटों को, सिखों को, बुंदेलों को, इनको इसने लूटा। बार बार लूटपाट करते, चूँकि चौथ वसूलने का अधिकार इनको मिल गया था, तो इनको लूटा इन्होंने बार बार। अब ये स्थिति हो गई कि इनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। ये स्थिति बनने के बाद नजीबुद्दौला जो था, नजीबाबाद जिसको ये मुगल का वजीर था, इनका मीर बख्शी था, इसको इन्होंने चूँकि भगा दिया था मुगलों से। ये नजीबुद्दौला जो है, इस समय इमादुल मुल्क और नजीबुद्दौला दो थे मुगल दरबार में प्रभावी। इमादुल मुल्क वजीर था और नजीबुद्दौला मीर बख्शी था। नादिर शाह ने इमादुल मुल्क के खिलाफ वो सावधान किया था कि ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, लेकिन नजीबुद्दौला और अशिष्ट था, वो निम्न कुल का था और उसने इतनी अशिष्टता से वो बात करता था। सम्राट उससे दुखी था, उसने सदाशिवराव भाऊ की सहायता ली और वो आकर के सदाशिवराव भाऊ ने इसको निकाल करके नजीबाबाद जाने के लिए बाध्य कर दिया। अब नजीबुद्दौला चूँकि इससे दुखी था, उधर जब ये अब्दाली के पुत्र को निकाल दिए पंजाब से, पंजाब की सूबेदारी से निकाल कर बाहर कर दिए, भगा दिए वहाँ से, तो वो क्रोधित था ही। नजीबुद्दौला भी उसने जो है आमंत्रित किया और ये बढ़ाया। अब जब ये आने लगा, चूँकि बाह्य और आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षा का दायित्व तो किसका था? सदाशिवराव भाऊ का या मराठों का था। तो मराठे भी अपनी सेना लेकर के सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में चले। अब जब दोनों सेनाएं आईं और दिल्ली से कुछ दूरी पर पानीपत के मैदान में, हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर आमने सामने आ गईं और आमने सामने आने के बाद काफ़ी समय तक ये आमने सामने रहीं और युद्ध के वो खोजती रहीं। इस तरह से परिस्थितियाँ थीं कि किस वजह से पानीपत के तृतीय युद्ध तक ये नौबत पहुँची। अब आते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध पे। 14 जनवरी 1761 में शुरू हुआ। आमने सामने थी
मल्हारराव होलकर ने, जो एक वृद्ध सेनापति थे, उन्होंने सदाशिवराव भाऊ को बताया कि या और मराठा सरदारों ने बताया कि युद्ध को बरसात तक खींचिए और जिससे युद्ध में अब्दाली को लौटने के लिए बाध्य होना पड़े। लेकिन ये थोड़ा उदंड थे और सदाशिवराव भाऊ, और इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। मल्हारराव होलकर को अपमानित करके भगा दिया, अपने परिषदों में उनको सम्मिलित करना बंद कर दिया। और ये आमने सामने जो सेनाएं डटी थी, दिक्कत ये हुई कि 14 जनवरी जब 1761 में युद्ध प्रारंभ हुआ, अंत में जब युद्ध शुरू हुआ तो 1761 में एक ही दिन में युद्ध समाप्त हुआ। लगभग 75,000 मराठा लोग मारे गए। एक दिन में इतनी संख्या रेयर न प्रथम विश्व युद्ध में मरी है न द्वितीय विश्व युद्ध में। 75,000 मारे गए, उस पक्ष के भी कुछ मारे गए, यानी मरने वालों की संख्या, इसमें सैनिक असैनिक दोनों थे, सैनिक और असैनिक दोनों थे। तो इस तरह से एक ही दिन में युद्ध समाप्त हो गया और मराठे अब्दाली पूरी तरह से जीत गया। अब हार के कारण क्या थे? हार के कारणों को अगर देखा जाए तो सबसे पहला ये था कि सेना जो थी, जो अब्दाली की सेना थी 60,000 थी। कितनी थी? 60,000। और मराठों की सेना कितनी थी? 45,000। ये संख्या। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो मराठे थे सुसज्जित थे, अधिक सुसज्जित थे मराठे, अब्दाली की सेना। दूसरा बिंदु अगर देखा जाए, सेना हो गया, दूसरा बिंदु अगर अब्दाली की सेना अधिक सुसज्जित थी। ठीक, जबकि अब्दाली की सेना अधिक सुसज्जित थी, जबकि मराठे की सेना उतनी निपुण नहीं थी। सूरजमल उस समय जाटों का सरदार था, उसने इनसे कहा था कि आपकी सेना जो है वो हिंदुस्तान की अन्य सेनाओं से बहुत हल्की है और तीव्रगामी है, लेकिन दुर्रानियों की सेना, अब्दाली की सेना आपसे भी बहुत हल्की है और अधिक मारक क्षमता है उसकी। उसका कारण है कि उसने बताया था कि मराठों की जो मूल प्रवृत्ति है वो छापामार युद्ध पद्धति की है, जो शिवाजी ने शुरू की थी। और यहाँ पर ये ट्रेडिशनल युद्ध बड़ी बड़ी तोपों से लड़ने वाले थे। जब युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो उसकी तोपें थी वो ऊँटों पर चलने वाली, घूमने वाली तोपें थीं। ऊँटों पर रथ रख करके लाया था, वो घूमने वाली तोपें थीं। और इनकी तोपें इब्राहिम गारदी के नेतृत्व में चली ही नहीं। अब घूमने वाली तोपों ने पूरे मराठा सेना में ही कहर ढा दिया, पूरा त्रस्त कर दिया। तो उसने ये बताया था कि जो सूरजमल ने कहा था कि अपने जो साजो सामान है, बड़ी बड़ी तोपें हैं, इसको यहीं छोड़ जाइए, आप अपनी पद्धति का उपयोग करिए। लेकिन ये माने नहीं। इनके पास जो मराठे थे, इनके पास 60,000 सेना थी, लेकिन उसमें सम्मिलित लोगों की संख्या बहुत थी, क्योंकि 1 और 10 का अनुपात था। एक सैनिक के पीछे 9 लोग और थे। पालकी लेकर चलने वाले, झाड़ू लगाने वाला, मोची, दर्जी, खाना, मतलब सारी लाव लश्कर, सारे मनोरंजन के साधन सब लेकर ये जा रहे थे। तो इससे जो है इनकी मोबिलिटी जो कम थी, और इस चीज़ को सूरजमल ने कहा था। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जब युद्ध हुआ तो ये तीर और भालों से लड़े। जो मराठे थे तीर और भालों से लड़े, और वो बंदूकों से लड़े, तोप से लड़े। उनकी तोप भी खूब चली, इनका कोई भी इस तरह का हथियार काम नहीं आया। तीसरी जो बिंदु था, यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। तीसरा जो बिंदु था, सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन जो थी, सप्लाई लाइन मतलब है कि मराठे जो थे, मराठों की सप्लाई लाइन दिल्ली से जुड़ी हुई थी और दिल्ली की सप्लाई लाइन एक कट गई थी। ये इनके पास, मराठों के पास अकाल पड़ा हुआ था। और एक दिन कई सरदार मिलकर के आए, और सरदार और सैनिक मिलकर आए। उन्होंने कहा कि 2 दिन से अन्न का एक दाना नहीं मिला है, 2 रुपये किलो भी अनाज नहीं मिल रहा है। ऐसे है कि हमें भूख से तो ना मरने दो, युद्ध करके मर जाए, ऐसे है कि हम भूख से मर जाएंगे। मराठों का जो कैंप लगा हुआ था, पड़ाव था,
वहाँ पर मरे हुए घोड़ों और जो मृत सैनिक थे उनसे या भूख से मरे हुए लोगों से पटा पड़ा था। दुर्गंध और बदबू एकदम नारकीय नरक बना हुआ था। जबकि दुर्रानियों की जो पड़ाव था वो पश्चिमोत्तर से कनेक्टेड था और वो पूरा खुला हुआ था। उनको लगातार राहत और रसद मिल रही थी। चौथा बिंदु जो है वो है सहयोग। मराठों ने, हमने बताया कि चौथ का जो उत्तरी भारत में चौथ, पंजाब, सिंध और गुजरात के चौथ का इनको परमिशन मिल गई थी, सफदरजंग ने दी थी, हालांकि सम्राट ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बल पर ये बहुत लूटपाट किए थे। तो ऐसे में सिख इनसे दुखी थे, राजपूत दुखी थे, जाट दुखी थे। जब सब दुखी थे, मुगलों के पास इतनी ताकत नहीं थी, तो जब सब, उनकी रक्षा का दायित्व इन्हीं के ऊपर था, तो जब सब दुखी थे तो आपका साथ कौन देगा। ऐसे में जबकि उनके नजीबुद्दौला, हमने बताया कि अब दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली को खुद न्योता भेजा था नजीबुद्दौला ने यहाँ भारत आने के लिए। तो एक तरह से देख लीजिए कि मतलब सहयोग ये अकेले पड़ गए, जबकि अब्दाली उस समय एशिया के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में से एक सेनापति था। उसके सामने मराठों की ये स्थिति थी, तो ऐसे में संभव नहीं था कि ये जीत पाते। अगले बिंदु की तरफ अगर देखें तो इसमें पांचवा बिंदु अगर देखें, मराठों की जो एक तरह से प्रशिक्षण पद्धति थी, इनका प्रशिक्षण जो था छापामार पद्धति, हमने बताया कि छापामार पद्धति वाली प्रशिक्षण था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ट्रेडिशनल पद्धति अपनाई, मुगलों की पद्धति अपनाई, और ये छापामार युद्ध के लिए इनके सैनिक ट्रेंड थे। जबकि यहाँ आमने सामने के युद्ध में इनको लड़ना था, तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी जो नैसर्गिक प्रतिभा थी उसका उपयोग नहीं कर पाए और लगातार मारे जाते रहे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मराठों के हार का कारण था ये बहुत ही गहरे में था, और मराठों का जीतना तो, अगर युद्ध भले ही इन्होंने किया, लेकिन जीतना तो असंभव ही था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसी भी तरह से मराठे जीत नहीं सकते थे। अब देखते हैं राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा इस पर। हार के कारण तो हो गए, अब राजनीतिक प्रभाव इस पर क्या पड़ा। राजनीतिक प्रभाव के रूप में अगर देखा जाए तो उस समय 1761 का समय है, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका था। आप जान सकते हैं प्लासी का युद्ध हो चुका था, और बंगाल का जो एक समृद्ध प्रांत भारत का था वो अंग्रेज़ों ने अपने लिए पा लिया था। जैसे डुप्ले ने भारत के साम्राज्य की चाबी, भारत के साम्राज्य प्राप्त करने के दरवाजे की चाबी दक्षिण में खोजने का प्रयास किया और असफल रहा, जबकि क्लाइव ने बंगाल में खोजा और पा गया। ये एक कहावत है, एक कथन है ये किसी विद्वान का। तो ये स्थिति थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया था। जब ये युद्ध हो रहा था तो क्लाइव वापस जा रहा था लंदन, वहाँ के प्रधानमंत्री से यहाँ के साम्राज्य स्थापित करने के बारे में बात करने के लिए। ये हुई एक बात। दूसरी, यहाँ मराठों की स्थिति देखिए। मुगल साम्राज्य का संरक्षक तो मराठे थे, मुगल साम्राज्य का संरक्षक तो मराठे हो गए थे। बाह्य और आंतरिक मामले सफदरजंग ने तो कर लिया था। सफदरजंग ने, जो अवध का नवाब था और वहाँ का इस समय मुगल साम्राज्य का वजीर भी था, उसने संधि जो की थी, तो उसने बाह्य और आंतरिक समझौते, आंतरिक सुरक्षा के लिए उन्हीं को नियुक्त किया था। जाहिर सी बात है, सुरक्षा करने वाला ही धराशायी हो गया तो मतलब ही क्या रह गया। तो उत्तर भारत में मराठे जो एक बड़ी शक्ति के रूप में, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रहे थे, वो उनकी जो क्षमता थी वो ख़त्म हो गई। ये तत्कालीन रूप से समझा गया कि ये मराठों की अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी मराठा घर ऐसा नहीं था जहाँ से मृत्यु ना हुई हो। कई कई परिवार ही साफ हो गए। पूरा मराठा जो बड़े बड़े सरदार थे, जो उनको संचालित करने वाले लोग थे, वो सब अधिकतर समाप्त हो गए। हालांकि नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जैसे लोग, जो बाद में महान सेनानायक के रूप में अपना योगदान मराठा राजनीति में दे पाए, ये संजोग से उस दिन बच गए थे। अब मराठे हालांकि बाद में बहुत तेज़ी से ग्रो किए, क्योंकि हर घर एक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के, चूँकि इस युद्ध ने सबका दिल दहलाया था, तो एक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर मराठों ने हिंदू पदपातशाही के जो आदर्श था उसके अलावा एक राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठ करके, हम जानते हैं शिवाजी ने जो स्थापित किया था राज्य, वो हिंदू पदपातशाही को उन्होंने अपने मार्गदर्शन के रूप में रखा था, सामने रखा था। और चूँकि बहुत दिनों से मुस्लिम राज्य भारत में था, तो उन्होंने हिंदू पदपातशाही को लेकर के आगे इस अपने
हालांकि वो धार्मिक रूप से सही शासक थे, लेकिन उन्होंने इसको भी एक आदर्श के रूप में सामने रखा था ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके। तो इसके अलावा जब पानीपत के तृतीय युद्ध में पूरे मराठा प्रदेश में लोगों की मृत्यु हुई, तो क्या हुआ कि जो एक राष्ट्रीय भावना थी ये उभरी और हर व्यक्ति उसके उत्थान के लिए, मराठा राज्य के उत्थान के लिए, शिवाजी के राज्य के उत्थान के लिए आगे बढ़ा। और मराठा सरदार या जो मराठा राज्य जो था वो घुटनों पे आ गया था, वो पुनः उठ खड़ा हुआ। अब जो शक्ति मुगल ख़त्म पहले ही हो गए थे, मुगलों के पास इतनी ताकत नहीं थी, मराठे समाप्त हो गए। अब बचा कौन? बचे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पुर्तगाली, ये सब बचे। इन लोगों को पहले हमने एक वीडियो इसको हमने बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। तो उसमें हमने बताया है कि किस तरह से धीरे धीरे सभी फ्रेंच कंपनियों को रिप्लेस करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आई। और उस समय हमने बताया क्लाइव जा रहा था बात करने साम्राज्य की स्थापना के लिए। पूरा भारत एक गिरी हुई जागीर की तरह पड़ा हुआ था और संजोग से राह से गुजरते हुए एक ब्रिटिश ने उसे देखा और उस पर कब्जा कर लिया। ये स्थिति थी। पानीपत के तृतीय युद्ध ने ये स्थिति बनाई और एक जो भारतीय मध्यकालीन फेज था, इसको हम जानते हैं कोई भी फेज या कोई भी परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं होता। परिवर्तन के लिए बहुत ही आक्रामक, अगर खुद नहीं, समय, एक कहावत है, अगर समय के साथ जो नहीं बदलता है समय उसको बदल देता है, और समय जब बदलता है तो बहुत ही कष्ट होता है। उसी कष्ट, उसी प्रसव पीड़ा के दौर से भारत को गुजरना पड़ा। और भारत को बदलने के लिए, मध्यकालीन स्थिति को आधुनिक भारत में चेंज करने के लिए ये जो 200-250 साल की प्रसव पीड़ा थी, 200-250 साल की गुलामी थी, भारत को झेलनी पड़ी। अगर ये स्थितियां अकबर के समय से ही अकबर ने अगर एक दायित्व निभाया होता और विदेशी जो व्यापार था इनका आगे बढ़ करके थोड़ी सी कह सकते हैं कि नवजागरण के युग में लोगों को बाहर भेज करके दूतों का आदान प्रदान करके, जैसे मौर्यों के समय में होता था, इस तरह से आदान प्रदान करके थोड़ी सी अगर संस्कृत की एक लौ लाने का प्रयास किया होता तो भारत को इस प्रसव पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन मुगलों ने भारत की एक बंद अर्थव्यवस्था को ही प्रेरित किया। सल्तनत काल में भी इसी को प्रेरित किया गया। हालांकि कनिष्क के समय में, प्राचीन काल में देखते हैं तो ये अर्थव्यवस्था खुली हुई थी और भारतीय व्यापार जो है भारतीय विदेशों से लगा हुआ था। भारतीय व्यापार जो है वैश्विक संदर्भ में जुड़ा हुआ था और एक ग्लोबल विलेज की जो आज हम कल्पना करते थे तो उस समय का एक छोटा रूप हम देख सकते हैं। लेकिन बाद के समय में, अगर गुप्तोत्तर काल में या पूर्व मध्यकाल में, सल्तनत काल में, मुगल काल में, इन स्थितियों को, चूँकि ये मध्य एशिया से कबीलाई लोग थे, इनको वाणिज्य व्यापार से बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। व्यापारी थे नहीं, ये लूटमाट करने वाले लोग थे, मध्य एशिया के कबीले वाले थे। ये इन्होंने जब भारत में राज्य किया तो एक अस्थायी जीवन तो प्राप्त कर पाए, लेकिन जो इनकी प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति से आगे बढ़ करके वैश्विक व्यापार की तरफ इनका नज़र नहीं गई। बाद में जैसे टीपू जैसे लोग आगे आए, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद अगर इस समय, अकबर के समय से ही, हुमायूं के समय से ही अगर यूरोप से संपर्क में होता भारत, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रसव पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। हो सकता है कि वैज्ञानिक और आर्थिक उन्नति के फलस्वरूप भारत को आसानी से एक फेज से दूसरे फेज में आसानी से बिना किसी को कष्ट दिए कन्वर्जन होता और भारत आज और ही उन्नत स्थिति में होता। तो इस तरह से पानीपत के तृतीय युद्ध का जो परिणाम था, उस परिणाम ने उस प्रसव पीड़ा को जन्म दिया जिस प्रसव पीड़ा के बाद भारत एक आधुनिक भारत का जन्म होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।